हमेशा। तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो बेल आइकॉन को प्रेस करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए आप, और ताकि आपको और भी वीडियोस, ऐसे अच्छे वीडियोस मैं और भी दे पाऊँ आपको। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेशियो। रेशियो को पढ़ेंगे हम। व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन टू नंबर विच शो हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन द अनदर। इसका मतलब हमें ये बताना है कि अनुपात। रेशियो को अगर हम हिंदी में कहें तो इसे हम अनुपात कहते हैं। दो संख्याओं के बीच के संबंध को बताता है। यानी अनुपात मतलब दो संख्याओं के अनुपात को बताता है। यानी कि दो क्वांटिटी आपके पास है, उनमें से दोनों क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, ये दोनों एक दूसरे से बड़े हैं, छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, इसके बारे में ये आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा। ओके, इसके बाद हम ले लेते हैं प्रोपोर्शन को। तो प्रोपोर्शन हमारा जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शन इज मीन्स अ पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ होल। इसका मतलब ये होता है कि आप जो पार्ट ले रहे हैं किसी भी चीज में, जो भी आपकी किसी भी जो आप तैयार कर रहे हैं, कुछ भी चीज आपकी जो तैयार हो रही है, उसमें जो एक पार्ट होगा, कोई भी एक आइटम जो भी है, उसका कितना भाग उसमें यूज किया गया है, वो आपका प्रोपोर्शन डिसाइड करता है कि कितने भाग से आप जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको प्रोपोर्शन कहा जाएगा। तो इसमें जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम ले लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमारा शुरू हो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, क्योंकि प्रोपोर्शन हमारे दो तरह से होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन टाइप के। तो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो हमारा, मान लीजिए एक हम नंबर ले लेते हैं x, एक वेरिएबल है हमारा x। अब ये जो है प्रोपोर्शनली, तो प्रोपोर्शनली के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा y। यानी कि x जो है हमारा प्रोपोर्शनल है y के, x हमारा y के प्रोपोर्शनली है। तो जब हमारा x और y के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि x हमारा बराबर कब होगा y के? जब इसके साथ में एक हम कांस्टेंट वैल्यू कोई भी इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा बराबर होगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी k है, ये हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऑलवेज फिक्स होगी। अब इसको अगर हम समझ लें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक जो है गाड़ी है, एक जो है गाड़ी है यहाँ पे, ये जो है ट्रेवलिंग कर रही है, ये जो गाड़ी है ये यहाँ से चल रही है, ठीक है। अब इस गाड़ी के अंदर हमने 1 लीटर पेट्रोल डाला है। कितना? 1 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल हम इस गाड़ी के अंदर हमने डाला हुआ है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कवर करती है, जिसको हम 10 किलोमीटर कहते हैं। यह हमारी एक कार है जो कि 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ये कंप्लीट कवर कर रही है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक आइटम हमारा क्या है? पेट्रोल, ठीक है। ये हो गया हमारा पेट्रोल, ये हो गया हमारा पेट्रोल। तो हम 1 लीटर पेट्रोल जब इसके अंदर डाल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी गाड़ी जो है 10 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पेट्रोल को बढ़ा दें, यहाँ पे अगर हम पेट्रोल अपना हम बढ़ा दें, यहाँ पे 2 लीटर पेट्रोल कर दें, अगर हम यहाँ पे 2 लीटर पेट्रोल कर दें तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। तो वही चीज क्या हो रही है, जब हम इसमें 2 लीटर डाल देंगे तो यही जो है 10 किलोमीटर और आगे की तरफ चली जाएगी ये हमारी कार, ठीक है। ये जो कार हमारी थी वो हमारी 10 किलोमीटर और आगे जाएगी इस तरह से। तो ये है हमारा क्या हो रहा है, x, यानी कि अगर हमने x को यहाँ पे पेट्रोल ले लिया, ये हमारा x जो है पेट्रोल को अगर दिखा रहा है, तो यहाँ पे y जो है हमारा क्या दिखा रहा है? किलोमीटर को।
तो यहाँ पे जो k हमारा बच रहा है, ये k हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू अगर हम इसके लिए बात करें तो यहाँ पे x की जगह पे जब हमने 1 रखा था तो यहाँ पे हमारा k की वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पे y जो हमारा आ रहा था 10, ठीक है। तो यहाँ पे k यानी y हमारा आ रहा है 10। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम बात करें k के लिए तो ये हमारी k की वैल्यू आ रही थी 1/10, बराबर, यानी 1 में 10। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो हमारी है वह कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी हमारी मिलेगी। इसका मतलब हम ले लेते हैं, आगे देखिए, अभी हम जब यहाँ पे 2 लीटर लेते हैं तो जब हम यहाँ पे 2 लीटर ले रहे हैं तो 2 इक्वल टू ये हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है 10 का जो है क्या हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई, ये जो 10 है इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी जो है आगे बढ़ जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम इसे k की वैल्यू को निकालें तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या निकल रहा है, x अपॉन y। तो ये जो k की वैल्यू हमारी होगी, ये हमारा एक जो है डायरेक्ट का फॉर्मूला बनेगा, k इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, k की वैल्यू जो है। ओके, तो हम देख लेते हैं वेव क्या हो रहा है यहाँ पे। जो है ये जब हम यहाँ पे 2 लीटर कर रहे हैं तो गाड़ी हमारी जो है ऑटोमेटिक 20 किलोमीटर हो जा रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि डायरेक्टली बढ़ जा रहा है हमारा किलोमीटर। हमने 2 किया तो 20 किलोमीटर, 3 किया तो 30 किलोमीटर, 4 किया तो 40 किलोमीटर। इस तरह से जो है हमारी डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रही है। हम पेट्रोल में इंक्रीज कर रहे हैं, पेट्रोल हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो है डिस्टेंस अपने आप इंक्रीज हो रही है। इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन पे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन जब हम यहाँ पे लेते हैं तो इनवर्स प्रोपोर्शन को हम जो है देख लेते हैं। तो x यहाँ पे जो है अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो x प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, x प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी जो है आपका जो पहला नंबर होगा वह दूसरे के इनवर्स होगा, यानी कि उल्टा प्रोपोर्शनली होगा। या यहाँ पे हम दूसरी चीज इसी को कह सकते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे जो है k। अल्फा को अगर हम हटा देते हैं यहाँ पे तो k कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ये हमारी आ जाएगी। तो x इंटू ए इक्वल टू के आ जाएगा। इसके लिए भी अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक एग्जांपल इस तरह का ले सकते हैं कि अगर हम कहें कि जो है 5 लेबर अगर मिल करके जो है एक दीवार को जोड़ रहे हैं, 5 लेबर एक वॉल को, यहाँ पे जो ब्रिक्स है ये इस तरह की इस दीवार को एक जोड़ रहे हैं, 5 लेबर मिल करके ये जो दीवार को यहाँ पे इसको ये जोड़ने में इन्होंने कितना दिन लगा दिया, 10 दिन, 10 डेज लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब क्या होगा, अगर हम लेबर की संख्या को बढ़ा दें, अगर हम नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा दें, यहाँ पे अगर हमने 10 लेबर कर दिए, लेबर्स की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ये हमारे जो नंबर ऑफ डेज हैं वह ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लेबर अगर हमारे ज्यादा हो जाएंगे तो काम हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी कि ये जो दीवार 10 डेज में खत्म हो रही थी वह हमारी कम हो जाएगी 5 डेज में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5 डेज। आप इस चीज को इस फॉर्मूले पे भी रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका इनवर्स प्रोपोर्शन का, दोनों चीजें हैं। यानी कि आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो है कि एक तरफ से जब आप बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा था। इसमें क्या होता है कि अगर एक तरफ आप बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है, घट जाता है। इसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट पे अपने। हमारी प्रैक्टिस सेट 4.1 है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे हमें फॉर्म निकालना है, जो है रिड्यूस फॉर्म निकालना है। 72 और 60 है जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 72/60 दिया हुआ है, इसका रिड्यूस फॉर्म निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो हम HCF निकाल सकते हैं, कोई एक ऐसा नंबर, HCF मीन्स एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर को जो सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को
पूरी तरह से डिवाइड करें। तो ये जो है एचसीएफ निकालने के लिए आपको मालूम होगा, एचसीएफ निकालने के लिए आप इस तरह से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे आप 72 लिखिए और यहाँ पे 60 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 36, ठीक है, और ये आ जाएगा 30, ओके। अभी आप फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 18 और ये आ गया कितना 15, ठीक है। अभी आप फिर से यहाँ पे जो है 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 हो गया, 3 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने डिवाइड कर लिया। तो अब जो है नहीं कटेगा, यानी कि इसके बाद किसी सिंगल नंबर से आप इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जब आप एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो इसको, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना हो गया 3 2 6, 6 2 12। तो यहाँ अगर हम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे जो एचसीएफ निकला है वो 12 निकला है। यानी ये 12 जो है, ये 12 क्या करेगा 72 को भी डिवाइड कर सकता है और 60 को भी डिवाइड कर लेगा। समझ रहे बात अब? तो यहाँ पे जो ये निकला हुआ है आपका 12, ये आपका जो है डिवाइड कर लेगा 72 को भी, यानी यहाँ पे आप डिवाइड बाई 12 लिखेंगे, यहाँ पर भी आप डिवाइड बाई 12 लिखेंगे। तो ये जो है डायरेक्टली आपका डिवाइड कर देगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 12 6 जो है 72 होता है और 12 जो है 5 60 होता है। तो यहाँ से आपने एक पहला ये एचसीएफ मेथड से इस तरह से आपने निकाल लेना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, आप जो ये आपने यहाँ पे एचसीएफ निकाला है वही चीज आपको एचसीएफ नहीं निकालनी है, यही चीज आप डायरेक्टली कर ले, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे 72/60 आप यहाँ पे ले सकते हैं, इसे आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, क्योंकि लास्ट में दोनों में 0 और 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आराम से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 36/30, बराबर। इसे अभी भी हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसे जब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 18 डिवाइड बाई 15। अब हम 18 और 15 को फिर से अगर हम डिवाइड करें, 18 डिवाइड बाई 15 को जो है 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये डिवाइड होते रहे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो लास्ट में जो आपका आंसर आ रहा है 6/5। तो यहाँ से भी सेम है और यहाँ से भी सेम है, यानी कि आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन एचसीएफ मेथड से पूछ रहा है तो आप एचसीएफ मेथड लगाएंगे, अदरवाइज आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं, आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। आप दोनों ही मेथड सही है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से रिड्यूस फॉर्म करके उनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 700 रुपीज, ये हमारा है 700 जो है कि रुपीज, 700 रुपीज और डिवाइड बाई जो है दिया हुआ है जो 308। तो इसको अब हमें रिड्यूस फॉर्म में निकालना है। देखिए इसके लिए भी सेम यही वाला मेथड हम लगा सकते हैं यहाँ पे, या तो हम दूसरा जो है एचसीएफ मेथड लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एचसीएफ मेथड दिया गया है, यहाँ पे एचसीएफ मेथड लगाइए, या तो आप ये वाला रिड्यूस फॉर्म लगाइए, जो भी आपको लगाना लगा सकते हैं। अगर आप एचसीएफ मेथड लगाते हैं तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा, या आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं तो ऐसे जो है 0 है 8 है तो यहाँ पे लास्ट में 0 और 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। या अगर आप एचसीएफ मेथड से निकालना चाहे तो यहाँ पे आप जब इसका एचसीएफ निकालेंगे ऐसे, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 28, इसका एचसीएफ आएगा 28। तो 28 इसका एचसीएफ रख करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 28 एचसीएफ रख करके निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड बाई 28 रखेंगे, दोनों को डिवाइड बाई 28 कर लेंगे आप, और जब डिवाइड कर लेते हैं आप यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 25 अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा 100। तो इस तरह से जो है आप इसे इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, बट इसमें भी सेम दोनों का सेम ही वही है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 person कैन बिल्ड ए स्मॉल हाउस इन 8 days। 3 लोग जो है मिल करके जो है एक घर को 8 दिन में बनाते हैं, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days।
अगर उसी घर को 6 दिन में बनाना हो तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है अभी देखिए। तो 3 लोग मिल करके, 3 लोग मान लीजिए अगर एक्स है ना, यहाँ पे पर्सन ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर इसको हमने एक्स ले लिया तो एक्स में क्या हो रहा है, 3 लोग, 3 पर्सन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाई ले लिया हमने, क्या हो रहा है वाई में, यहाँ पे डेज हो गया, ठीक है, इसको हमने 8 डेज ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखिए, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज। अब इस यही घर जो है 6 दिन में बनाना है, यहाँ पे 6 दिन में बनाना है। यहाँ पे y जो है डेज है, y क्या है, डेज है। यहाँ पे आपका y डेज है और x क्या है, पर्सन है। y जो है आपका पर्सन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे पर्सन नहीं दिया है, पर्सन ही आपको ढूंढना है, यहाँ पे पर्सन फाइंड आउट करना है आपको। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि ये जो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है। इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है x इंटू वाई इक्वल टू x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे देखो ये x है, ये x है, तो x की जगह पे रख लेंगे। देखिए इसे हम x1 y1 x2 y2 भी कह सकते हैं, इसे हम x2 और y2 भी कह सकते हैं, ओके। तो अब हम शुरू आगे देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये x1 y1 और x2 y2, ठीक है। x1 y1 में अब इनकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। ये जो है x1 ले लेते हैं, इसे हम x1 ले लेंगे, इसे x2 ले लेंगे, इसे y1 ले लेंगे, इसे y2 ले लेंगे, ओके। ये जो है ये हम रख लेंगे। तो x1 की जगह पे हमारा आएगा 3 इंटू y1 की जगह पे आएगा 8 इक्वल टू x2 की जगह पे x2 ही रखते हैं, इंटू y2 की जगह पे 6 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है इधर आ जाएगा, यानी कि x2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, बराबर। तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम ऐसे डायरेक्टली डिवाइड करना चाहें तो 8 3 जा 24, ठीक है। अगर हम ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। तो x2 इक्वल टू ये हो जाएगा 24 और डिवाइड बाई आ गया कितना, 6। तो x2 इक्वल टू क्या आ गया, 6 4 जा, है ना। तो यहाँ पे आया 4, यानी कि ये हमारा x2 निकल गया 4। इसका मतलब क्या निकला कि जो अगर उसे 6 दिन में काम करना है तो यहाँ पे जो 3 पर्सन मिलकर के 8 दिन में काम कर रहे थे उन्हीं को बढ़ा करके 4 करना होगा। अगर ये 4 पर्सन हो जाए तो ये जो है काम को 6 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ओके। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। यहाँ पे जो है रेशियो दिया गया है, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो है, तो ये आएगा 15 डिवाइड बाई 25। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा 24 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाएगा, 4 से। तो इसको हम जब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, 24 4 जा 100 और ये 60। तो यहाँ पे 60/100, इसका मतलब क्या हुआ, ये हम 60% लिखेंगे, ऐसे 60% हो गया, बराबर। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन जो भी है हमारे, जैसे ये वाला मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तो आप कर लोगे, 3 और आई थिंक 2 भी कर लोगे। 4 मैं बता देता हूँ आपको फिर से एक बार। 4 क्वेश्चन नंबर 4 अगर 546 डिवाइड बाई 600 है, ये अगर आपको करना है। अब देखिए चूंकि ये 100 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये 100 से ज्यादा है तो इसको कम करेंगे। कम करने के लिए इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसे हम किससे डिवाइड करें कि ये 6 हो जाए, क्या करेंगे, 100 हो जाए, तो यहाँ हम 6 लेंगे, इसे हम 6 से डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, नीचे हमारा 100, नीचे आ जाएगा हमारा 100 और ऊपर क्या आ जाएगा, 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा 9, ठीक है, 9 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 91। अब इसे हम करेंगे, इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 91 जो है परसेंट, 91%, इसे हम लिख लेंगे। ओके, तो समझ में आ गया। इसी तरह से ये भी है, हमारे सारे क्वेश्चन हम आगे क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है हमारा द रेशियो, हम ले लेते हैं यहाँ पे द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा एंड हर मदर is 2:5 at the time of Abha's birth. Her mother age was 27 year. Find the present age of Abha and her mother's. तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ आभा एंड हर मदर, उसकी माँ और उस आभा दोनों का रेशियो जो है 2 और 5 का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे द रेशियो ऑफ age of Abha and her mother। तो उसकी माँ और उस जो है आभा और उसकी मम्मी का जो है उसकी माँ का जो रेशियो है वो 2:5 है। ठीक है, दोनों का रेशियो 2:5 है। तो यहाँ से अब हम इन दोनों के रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जो है x के लिए ले लेते हैं present age of Abha and her mother, और उसकी माँ, प्रेजेंट एज ऑफ आभा और उसकी माँ, इन दोनों का रेशियो जो हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हम x मान लेते हैं, 2x हो गया एंड 5x। तो अगर हम इन दोनों को डिफरेंस निकाल दें, है ना, इन दोनों के जो है डिफरेंस हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, जब आभा का बर्थ हुआ था, जब आभा पैदा हुई थी तब उसकी माँ की एज जो है 27 साल की थी, उसकी माँ 27 साल की थी। यानी कि अगर हम उसकी माँ की एज से आभा की एज का, प्रेजेंट एज का रेशियो अगर हम घटा दें, है ना, और उसके बराबर अगर हम 27 ईयर को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 27, देन x इक्वल टू यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 27/3। तो ये जो है हमारा x इक्वल टू निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हमारा x इक्वल टू निकल गया कितना, 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आभास परसेंटेज क्या हो जाएगी, आभास परसेंटेज इज इक्वल टू 2x, है ना, 2 × 9। तो ये कितने साल की हो गई, 18 साल की। ठीक है, और अब अगर उसकी मम्मी की माँ की बात करें तो उस टाइम पे अब उसकी माँ की उम्र क्या है, तो आभास मदर इज, आभा की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 5 × 9, कितना हो गई, 45। तो ये हो गया इन दोनों का एज, यानी कि आभा और उसकी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ वात्सल्य एंड सारा। Vatsala and Sara are 14 year and 10 year respectively. After how much years the ratio of age will be become 5:4? दोनों की एज का रेशियो 5 और 4 का कब हो जाएगा, तो ऐसा हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं सॉल्यूशन में, हम ले लेते हैं कि x ईयर के बाद। ठीक है, आफ्टर x ईयर, मान लेते हैं कि आफ्टर
आफ्टर एक्स ईयर, यहाँ पे हम एक्स ईयर के बाद जो है इन दोनों की जो एज का रेशियो है वो 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, विल बिकम 5:4, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब जो है निकाल लेते हैं कि आफ्टर एक्स ईयर क्या हो जाएगी अब आभा वत्सला की एज। ठीक है, तो वत्सला की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर एक्स ईयर द एज ऑफ वत्सला क्या हो जाएगा। देखो ये 14 तो अभी परसेंटेज जो है 14 है, एक्स साल के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 14 प्लस एक्स बराबर। तो इसी तरह से जो है सारा का भी निकाल देते हैं हम, सारा तो सारा के लिए हमारा क्या निकल जाएगा, 10 प्लस एक्स। ठीक है, आफ्टर एक्स, ठीक है, आफ्टर एक्स ईयर द एज ऑफ सारा इज 10 प्लस एक्स, इसका भी निकल गया। ठीक है, यही दोनों का आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का रेशियो इतना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो अगर हम अभी से इन दोनों का रेशियो ले लेते, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, 14 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 प्लस एक्स इक्वल टू 5/4। मैक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 जो है यहाँ पे 4 और 14 प्लस एक्स इक्वल टू ये आएगा 5 इंटू 10 प्लस एक्स बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 56 प्लस 4x इक्वल टू ये आ जाएगा 50 प्लस 5x। ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ पे इसे हम थोड़ा और यहाँ इस साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, हम जो है सेम वालों को एक साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 56 को हम दूसरे साइड में कर लेते हैं और यहाँ पे 4x माइनस 5x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 56 बराबर। हमने ये ले लिया तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या निकल गया, यहाँ पे हमारा, इसको हमने घटा दिया तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ भी आएगा -6, देन x इक्वल टू यहाँ पे निकल गया 6, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई 6। ठीक है, अब हम ये अगर बात करें कि जो x जो है हमारा वो 6 ईयर, x जो है हमारा क्या है 6 ईयर, x जो है हमारा ईयर है, तो 6 ईयर के बाद जो है इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 का हो जाएगा। तो ये हम लिख देंगे अभी, आफ्टर x इक्वल टू 6 यहाँ पे लिख देंगे, ईयर द रेशियो ऑफ वत्सला एंड सारा बिकम 5:4, 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, रेशियो 5। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं आगे जो है अगला क्वेश्चन अपना। ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को उसी के जैसा है, बिल्कुल आप वैसे ही कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप जो है कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से जो है समझा दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता आपको तो